सो क्वेश्चन नंबर A2, रूट एक्स प्लस 1/√x इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये तो इसका हो गया। ठीक है, प्लस ये है x की पावर -1/2। x की पावर -1/2 का क्या होगा? x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। सर ये आंसर है इसका। हाँ बोलो। सर 1/x का हम डायरेक्ट ln ऑफ x लिखते हैं, तो सर 1/√x का हम डायरेक्ट ln ऑफ √x नहीं लिख सकते? नहीं, मैंने क्या बोला था, 1/x का ln ऑफ x होता है हाँ सर। प्लस c। उसके अलावा x की जितनी भी पावर हो उसमें ये फॉर्मूला लगता है। समझ में आया? ओके सर, तो मतलब सर x को ऊपर तो लेके फिर मतलब उसके पावर को लेके सॉल्व करना है? हाँ हाँ, उसके अलावा जितनी पावर उसमें फॉर्मूला लगता है ना, बस। ठीक है, ln ऑफ x कब बनेगा? या तो ऐसा क्वेश्चन हो या फिर ऐसा क्वेश्चन हो, 1/ax प्लस b इंटू dx, मतलब x की पावर डिनोमिनेटर में जो x है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में x ओके हो और सर। उसकी पावर 1 हो, उस केस में फिर ln ऑफ x में आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ln ऑफ x प्लस b अपॉन 1/a प्लस c। ये भी बताया था मैंने। समझ यस में आया? सर। अब यहाँ पर देखो x की पावर 1/2 है, 1 नहीं है इसकी पावर। इसमें देखो x की पावर कितनी है? 1। इसमें देखो x की पावर कितनी है? 1। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, देन सेक्शन ए में और कोई डाउट नहीं है ना? सेक्शन नो बी में कोई सर। डाउट है? सेक्शन बी और सी में? सर B1 में डाउट है एक सर। B1 में, B1 में क्या डाउट है? देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट, अब के ऊपर लिखा भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, नहीं भी लिखा हो तो हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। इवन इसमें यस ये भी सर। लिखा है कि इसको यू पुट कर दो, तुम्हारी जो इच्छा हो, यू हो तो यू पुट करो वरना टी पुट कर दो। समझ में आया? तो यस इसको सर। सोल्व करते हैं। मैंने 2x² को मैंने टी पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? टी। टी। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी? डिफरेंशिएट करते थे इसको। तो 2 और x² का होता है 2x, तो ये बन जाएगा 4x dx इज इक्वल टू dt, है ना? तो यहां से यस सर। देखो x dx की वैल्यू कितनी आई? ये x और dx है क्वेश्चन में, तो x dx की वैल्यू कितनी आई? dt/4। dt/4x। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? x dx की जगह आ जाएगा dt/4, और साइन 2x² की जगह क्या लिखेंगे? t। तो साइन t/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस t/4, माइनस कोस t/4 होगा ना, और t की जगह ही यस सर। पुट कर दिया, ये आंसर आ गया। समझ में आया क्या? यस सर। समझा सर। आगे समझ में? ठीक है, ये मत लिखो इसको, तुम खुद से करो क्लास के बाद। सिंपल क्वेश्चन से सारे जो टफ होगा मैं लिखने को बोल दूंगा, ये मत लिखो। ठीक है, हाँ ये भी लिखने की जरूरत नहीं, बस देख लो कैसे करना है। फ्रॉम r/dr का इंटीग्रेशन क्या होगा? r²/2, है ना? तो ये 2 को अलग कर लो और लिमिट लगा दो r² पर, √2 से 5√2 तक। ठीक है, सो 1/2 r², r की जगह 5√2 पुट करोगे तो 5√2 का स्क्वायर कितना होगा? 50। 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो ये होगा 50, माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2, तो 50 माइनस 2 48, 48/2 24। समझ में आया क्या? सर हाँ, सर C1 में मेरा आंसर -15/4 आ रहा है सर। C1 भी देख लेते हैं। π/2 d थीटा, तो π/2 तो कांस्टेंट है, d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा। π/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा। थीटा। इंटीग्रेशन मतलब d थीटा d थीटा d थीटा सबको ऐड करोगे तो थीटा बन जाएगा। समझ में आया क्या? तो सर थीटा के ऊपर 1+1/1+1 नहीं करना है? 1+1/1+1, अरे सर यहाँ पे वो थीटा x। थोड़ा ना है। थीटा होता तो θ²/2 होता। यहाँ पे तो d थीटा है ना, जैसे dx का इंटीग्रेशन होता है x, x। ऐसे d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा। समझ में आया? समझा सर, समझा सर। वहां पे d नहीं होता ना, सिर्फ थीटा होता, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ थीटा होता
तो फिर वो करते तुम 1 + 1 तो थीटा स्क्वायर बाई 2 आता, फिर लिमिट लगा देते। समझ में आया क्या? समझा सर। हाँ, अगर होता इंटीग्रेशन थीटा डी थीटा तो थीटा स्क्वायर बाई 2 आंसर आता। समझ में आया? और सर C3 में हाँ, सर हमको लिमिट x में लगाना है कि e में लगाना है? एक्स में, वेरिएबल में लगती है ना हमेशा लिमिट। किसकी जगह तो पुट सर करते हैं? आंसर तो सिर्फ ये आना इंटीग्रेशन चाहिए। किसका हो रहा है? एक्स का हो रहा है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x। लिमिट लगेगी यस 0 सर। से 1, तो क्या आएगा? e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। e की पावर, यस सर। किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। ओके, 1 होता है। समझा सर। समझ में आया? समझा सर। हम्म। सब लोग देखो, मैं रौनक से इम्प्रेस हूँ, एक एक क्वेश्चन वो छोटा सा भी डाउट है वो क्लियर कर रहा है। ऐसे सब लोग करोगे तो फायदा होगा। सुना सबने? हम कोई भी चीज ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल हाई फाई लेवल से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। तो तुम जैसे रौनक पढ़ रहा है एकदम जीरो से हर चीज समझ रहा है पूरे तरह से, ऐसे सब लोग पढ़ो। समझ में आया क्या? सब लोग एकदम बेसिक से पढ़ो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तभी तो आगे हम नीचे से लेवल शुरू करेंगे, तभी तो ऊपर पहुंचेंगे। कोई सोच रहा है मैं डायरेक्ट ऊपर की चीज सीख जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। समझ में आया? हर चीज को सोल्व करते हुए चलना पड़ेगा आगे। ठीक है। देन इसके बाद सर D4। D4 y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसमें क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ो। यूज ए डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द गिवन कर्व एंड एक्स एक्सिस ऑफ द इंटरवल। मतलब हमें 0 से पाई तक का एरिया निकालना है। तो एरिया हमें पता है किससे निकालते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकालते हैं एरिया अंडर कर्व। तो हमें जो कर्व गिवन है, ये कर्व गिवन है, जैसे साइन एक्स का एरिया निकालना है हमें 0 से पाई, फिर साइन स्क्वायर एक्स का निकालना है D4 में। तो कैसे निकालेंगे? साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। डेफिनेट कहां से कहां तक निकलना है? लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई। ये लोअर और अपर लिमिट गिवन है, सो 0 से यस लेके सर। पाई तक। समझ में आया? अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने करना बताया था ना क्लास में, ये क्वेश्चन कराया था, याद है? नोट्स में देखो एक बार, क्या लिखा था सर इसको हमने? cos 2x क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो सर यहाँ 1 से प्लस साइन कॉस। स्क्वायर, सर हाँ, वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 वाला आइडेंटिटी नहीं यूज कर सकते सर? तो उससे भी नहीं होगा ना फिर सोल्व। अगर उससे करोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ, तो फिर तो यहाँ अटक जाएंगे ना हम। इसको इसको फिर वैसे ही करना पड़ेगा, cos 2x वाला फॉर्मूला लगा के। ओके सर। समझ में आया क्या? समझा सर। हाँ, हाँ? हम उसको लीनियर फॉर्म में लाना चाहते हैं ना, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। लीनियर मतलब एक्स की पावर, साइन का स्क्वायर है तो वो लीनियर पावर 1 बन जाएगा कोस में। तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा यहाँ से? 1 - cos 2x/2। तो 1/2 - cos 2x/2 ये पुट कर दो इस जगह। इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, इसका तो आता है ना इंटीग्रेशन। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था। देखो D5 का आंसर विदाउट इंटीग्रेशन भी दे सकते हैं। मैंने तुम्हें ग्राफ सिखाया है साइन थीटा का, साइन थीटा का मैंने ग्राफ सिखाया तुम्हें। इंटीग्रेशन यस सर। निकालोगे तो भी 0 आएगा आंसर। करके बताऊं या विदाउट इंटीग्रेशन बताऊं ग्राफ से? नहीं नहीं सर, आंसर 0 आ रहा है। ग्राफ नहीं, से जिसका बता भी डाउट है दो। ग्राफ से बताता हूँ। देखो इसका ग्राफ बनाएंगे हम। देखो साइन के साथ ये एंगल है, तो ये एंगल ये थीटा प्लस फाइव। समझ में आया क्या? तो साइन के साथ जो भी एंगल है उसका ग्राफ हमें पता होता है, क्या होता है? अप एंड डाउन एस सॉरी, ऐसा होता है ना। अब ये यस जीरो सर। होता है, हाँ सर। ये जीरो होता है, यहाँ पर पाई होता है, साइन पाई फिर जीरो हो जाता है, पाई/2। फिर साइन 2 पाई यहाँ पर होता है ना। यस सर। तो यस देखो सर। 0 से पाई तक का एरिया पूछा है, तो ये जितना पॉजिटिव में एरिया है उतना ही नेगेटिव में एरिया है, तो टोटल एरिया ये पूरा, इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया 0 आएगा ना आंसर। 0 से 2 पाई तक का पूछा है ना, कहाँ तक का पूछा यस है? सर। देखो 0 से 2 पाई तक का। समझ में आया क्या? यस सर।
यस सर। सर इंटीग्रेशन से भी प्रूफ करके बताऊं क्या? नहीं 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 सर, सर ये ऑप्शन का मतलब जानना है सर। ऑलवेज जीरो क्या? फॉर एनी वैल्यू ऑफ फाइव। सर डी हाँ, ऑप्शन हमेशा का जीरो मतलब होगा, क्या है? फाइव कुछ भी हो, आंसर सर हमेशा जीरो फाइव होगा। मतलब, सर फाइव फाइव एक मतलब एंगल है, एंगल। फाइव कुछ भी हो, फाइव का एक एंगल है, कुछ भी फाइव की वैल्यू हो, आंसर जीरो ही होगा। समझ में आया क्या? ओके सर। क्योंकि ग्राफ में जीरो से टू पाई साइन, साइन का कर्व बनाते हैं, जीरो से टू पाई तक का कर्व, कुछ भी एंगल हो, जीरो से टू पाई तक का, तो नेट एरिया जीरो आएगा ना। चाहो तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से भी देख लो। चलो, साइन थीटा प्लस फाइव, साइन थीटा प्लस फाइव टी थीटा फ्रॉम जीरो से टू पाई। मुझे बताओ, साइन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस फाइव का होगा माइनस कोस थीटा प्लस फाइव, और थीटा का कोफिशिएंट है वन, तो वन से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल होता है ना, यस सर। यही सिखाया था ना मैंने। थीटा का वन ही है तो वन से डिवाइड होगा थीटा का कोफिशिएंट, है ना, और लिमिट लग जाएगी जीरो से टू पाई। समझ में आया क्या? यस सर। यस अब सर। थीटा की जगह टू पाई पुट करेंगे तो कोस टू पाई प्लस फाइव माइनस कोस फाइव, ये बना। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। यहां तक समझ में आया? लिमिट पुट की है मैंने। अरे यस ना तो बोलो। यस सर। यस सर। Yes, ठीक sir. है, अब कोस टू पाई प्लस फाइव, ये क्या बनेगा? ये कोस फाइव तो बनेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो और ये हॉरिजॉन्टल रूल है, तो हॉरिजॉन्टल रूल में कोस का कोस रहेगा, तो ये कोस फाइव के इक्वल से कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया? जीरो। समझ में आया क्या? यस सर। Yes. जीरो सर आएगा कुछ मतलब भी। थीटा, हाँ, सर आपने मतलब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, मतलब साइन थीटा प्लस फिर साइन फाइव डीएक्स वैसे करके नहीं कर रहे, नहीं करना है क्या सर? जरूरत है, इसमें ही आंसर आ गया ना डायरेक्ट। ओके सर। इसका इंटीग्रेशन मैंने सिखाया ना, ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। इसको तुम ब्रैकेट ओपन करके फॉर्मूला लगा दोगे, फिर इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है इसका। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी तो कराए थे, साइन टू एक्स प्लस थ्री का इंटीग्रेशन, तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया था क्या इसका? नो सर। तो फिर डायरेक्ट आया था ना आंसर। क्या आया था? माइनस का कोस टू एक्स प्लस थ्री बाई टू। याद आया? यस सर। हाँ, ठीक है। D5 के बाद सर D6 का बी D6, ऑप्शन। D6 का बी ऑप्शन, हाँ ये अच्छा है, थोड़ा सा ये देखो। D6 में डाउट है। D6 में ए ऑप्शन देखो, x1 है ये, x2 है ये, x1 बाई x2 इंडिपेंडेंट ऑफ t होगा क्या? हो ही नहीं सकता। x1 बाई x2 क्या होगा? 3 साइन ओमेगा टी अपॉन 4 कोस ओमेगा टी। साइन अपॉन कोस क्या होता है? 10, तो 3/4 10 ओमेगा टी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो टाइम पे डिपेंड, टी पे डिपेंड कर रहा है ना, टी इज टाइम। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, आया समझ में? सो Yes, ये sir. गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन देखो सही है क्या? मैंने एवरेज निकालना सिखाया, तो इसका एवरेज निकालेंगे हम। ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ, देखो इधर। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर क्या बन जाएगा? 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये बन गया। समझ में आया सबको? यस सर। प्लस x2 स्क्वायर, x2 कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16 कोस स्क्वायर ओमेगा। एक फंक्शन है नया y, y फंक्शन क्या था? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर,
समझ में आया? ये आया। यस सर। इसको थोड़ा और सोल्व करो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 9 कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 7 कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सर ऐसे लिख 9 सकता हूँ? स्क्वायर, सर 9 स्क्वायर मतलब 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो 0 हो जाना चाहिए ना सर, क्योंकि टी इक्वल्स टू 0 बोला है। अरे वो तो लिमिट दी है, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा तक की लिमिट है वो तो। ओके सर, समझा लिमिट तो सर। बाद में पुट करेंगे, एवरेज निकालेंगे उसके बाद। समझ में आया क्या? समझा सर। हमें एवरेज निकालना है इसका। तो अभी तो मैंने फंक्शन लेके आया हूँ मैं, ये फंक्शन है। मैंने ऐसा क्यों सर लिखा 16 कोस स्क्वायर ओमेगा टी को 9 प्लस 7 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अब ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें 9 कॉमन आ जाएगा। इधर देखो, इसमें अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूंगा दोनों में से, तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये 1 हो जाएगा। यस सर। 1 हो जाएगा yes ना? sir, समझ में आया? तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 9 प्लस 7 कोस स्क्वायर ओमेगा टी। थोड़ा सिंप्लीफाई 7 किया है cos मैंने इसको। square omega t. समझ में आया? इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया है। समझ में आया क्या? यस सर। yes अब sir, मुझे इसकी x1 Yes स्क्वायर sir. प्लस x2 स्क्वायर, ये वैल्यू ये आ गई, इसका एवरेज निकालना है। मतलब मुझे इंटीग्रेशन ऑफ इसका एवरेज निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y dx अपॉन लिमिट x2 फ्रॉम minus a x1। टू b, हाँ, या फिर x1 से x2, x1 से x2 अपॉन x2 माइनस x1। ये होता है ना फॉर्मूला एवरेज का, याद आया? यस सर। तो y की वैल्यू क्या Yes, है sir. यहाँ पर, 9 प्लस 7 कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इंटीग्रेशन x1 कितना है, 0। यहाँ पे टाइम की लिमिट लग रही है। यहाँ पे ऐसे लिख दो चाहो तो dt, dx की जगह लिख दो, टाइम dt। का फंक्शन है ना यहाँ पे y किसका फंक्शन है, t का। ओमेगा तो कांस्टेंट है, y किसका फंक्शन है, t का। और नीचे लिख दो t2 माइनस t1, लिमिट लगा दो t1 से t2। फॉर्मूला अब ये बन जाएगा t2 माइनस t1। समझ में आया क्या? यस सर। yes sir, ठीक है, हाँ। Yes, sir. अब देखो, अब लिमिट t इक्वल टू 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक, और अपॉन में 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। समझ में आया? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब देखो इधर, अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, ये तो ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा। ऊपर ले जाऊंगा मैं इसको, ये तो ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा ना। जो डिनोमिनेटर में a बाई बी है वो ऊपर जाएगा तो b बाई ए हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर ये तो मैंने y पुट किया और dt भी है, तो 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 9 dt का, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, 90। 90। समझ में आया? यस सर। प्लस, चलो पहले इसको बाद में इंटीग्रेट करेंगे, अभी मैं इसको थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। इसका कोस स्क्वायर का मैंने करना बताया ना कैसे करते हैं। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, मैं 9 प्लस 7 कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो कोस 2 ओमेगा टी क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1, ये बन जाएगा ना। यहाँ यस पे सर। ओमेगा टी है तो मैं 2 ओमेगा टी डबल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ से कोस Yes, स्क्वायर sir. ओमेगा टी क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, तो 1/2 अपॉन कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, ये बन जाएगा ना। यस सर। ये पहले भी तो बताया मैंने, एक्स की फॉर्म में, एक्स की जगह ओमेगा टी है, इस बार एक्स की जगह क्या है, ओमेगा टी। हाँ बस, उसमें ओमेगा कांस्टेंट है। समझ में आया? तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अब। तो 7 के बाद यहाँ क्या पुट करूंगा मैं, चलो 2 कॉमन आ जाएगा, 7/2, ये 2 कॉमन आ जाएगा है ना। तो क्या बचेगा, 1 प्लस कोस ओमेगा। 2 ओमेगा टी। Sir, हाँ बोलो। हाँ sir, cos 2 omega t by 4 आएगा ना? कैसे, Sir, ये यहाँ तो ये इधर 1 इधर ले जाओ, फिर 2 से डिवाइड करो ना, 4 से कैसे डिवाइड हो रहा sorry, है। sir. समझ में आया? ठीक है। देखो कैलकुलेशन में तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट आता है ना, तो वो क्वेश्चन के कैलकुलेशन में डाउट आए, सोल्व करो खुद से, कंसेप्ट सीखो यहाँ पे क्लास में। कैलकुलेशन तो सबको आती है करना,
समझ में आया? अभी इस क्वेश्चन कंसेप्ट ये फॉर्मूला लगाना है, बट मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, जो कि वैसे तो नहीं बताना चाहिए। फॉर्मूला बता दूंगा मैं बस, उसके बाद तो तुम्हें सोल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है, मैंने बता रखा है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। ऐसा इंटीग्रेशन मैंने कर रखा है, पहले भी क्लास में करवाया ना, बट फिर भी चलो, बट ये प्रैक्टिस तुम खुद से करनी है, ये सब क्लास के बाद क्वेश्चन होने चाहिए सबसे, ठीक है? समझ में आया क्या? यस सर। सो यहाँ पर मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। अब ये सब सिंपल फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है? अब इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, ये dt 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक। समझ में आया? ये मैंने ये वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है। आया समझ में? एक एक स्टेप कैलकुलेशन वाइज सिखा रहा हूँ, बट इसमें टाइम वेस्ट होता है, बट तुम्हें आना चाहिए। समझ में आया क्या? अभी स्टार्टिंग में मैं थोड़ा कैलकुलेशन में बहुत ध्यान दे रहा हूँ, बट इसकी हैबिट डाल लो, आगे जाके कैलकुलेशन में इतना ध्यान नहीं देंगे हम। वो तो ट्यूशन के आगे का पार्ट, वो हमें खुद से आना चाहिए। कैलकुलेशन प्लस माइनस, डिवीजन सब्ट्रैक्शन, ये तो सिंपल होता है, बचपन से सीख रहे हैं हम इसको। एलसीएम लेना, ये लेना, अभी हर चीज में बता रहा हूँ। एलसीएम में ऐसे लिया है मैंने, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अभी कैलकुलेशन में ज्यादा होता है, फिर तुम उसी को सोचते रहोगे कि ये कैसे क्या सर ने, इसलिए मैं एक एक कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ। बट कैलकुलेशन पे से डरने की जरूरत नहीं है, उस पर ध्यान इतना अभी मत दो, वो खुद से भी सोल्व कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस रखो खुद में। समझ में आया? यस सर। Yes, ठीक है, sir. ध्यान दो कंसेप्ट पे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेशन तो सिंपल होगी, कंसेप्ट पकड़ में नहीं आएगा तुम्हें अगर कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है? हाँ, अब ओमेगा बाई 2 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है? ये dt 9 के साथ भी है, ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे। समझ में आया? तो 9 dt का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया मैंने, 90, ठीक है? प्लस ये 7/2 है, 7/2 dt का इंटीग्रेशन होगा 7/2 t। चलो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन अगली स्टेप में करेंगे, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है मैंने। 0 से 2 पाई बाई ओमेगा 9 + 7/2, इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आएगा, 9 + 7/2 मतलब 8, कितना आएगा, 25/2, है ना? यह आएगा ना, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 9 × 2 18, 18 + 7, हाँ 25/2 प्लस 7/2 cos 2 ओमेगा t। समझ में आया क्या? यस सर। dt। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो ओमेगा बाई 2 पाई 25/2 का इंटीग्रेशन होगा 25/2 इंटू टी प्लस 7/2 cos 2 ओमेगा टी का होगा 7/4 sin 2 ओमेगा टी। समझ में आया? यस सर। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. यस सर। 0 से 2 पाई बाई ओमेगा है यहाँ पर, 2 पाई बाई ओमेगा। अब लिमिट पुट करेंगे तो ओमेगा बाई 2 पाई 25 मैं दोनों में अलग अलग लिमिट पुट कर रहा हूँ, इसमें भी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, चलो एक साथ ही पुट कर 25/2 इंटू टी की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 2 पाई बाई ओमेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, प्लस 7/4 साइन 2 ओमेगा इंटू टी की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 2 पाई बाई ओमेगा। समझ में आया? अब लोअर लिमिट पुट करूंगा, दोनों मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, अब लोअर लिमिट। सर आप म्यूट। हेलो सर। हेलो सर आप म्यूट हो गए। हाँ, सो यहाँ तक देख लिया था तुमने, साइन 4 पाई 0 हो गया था, ये यहाँ तक समझ में आ गया था? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये तो पूरा 0 हो गया, अब बचा जो आंसर है वो यही है बस, 2 से 2 कैंसिल,
पाई से पाई कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो आंसर कितना है 25/2, 12.5। तो यही लिखा है ना आंसर 12.5। समझ में आया क्या? समझा Yes, सर। sir. जल्दी से लिख लो। सर इसके वो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में हमको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला आइडेंटिटी अप्लाई करना है ना? नेक्स्ट वाला कौन सा? हाँ वो वाला करना है। अब ऑप्शन डी सेम बी जैसा है, उसमें भी एवरेज निकालना है। तो ऑप्शन डी तुम खुद से करोगे जैसे मैंने ऑप्शन बी किया है। ऑप्शन बी से इजी है लेकिन ऑप्शन डी, ठीक है? यस सर। लिख लो। सी वाला। देखो x1/3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 Sin- कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन अच्छा। जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है? प्लस Yes, sir. x2/4 करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा cos स्क्वायर ओमेगा टी। इसका आंसर आएगा 1। तो ये सही है ऑप्शन। ओके सर। समझ में आया? और ऑप्शन डी में क्या करना है, x1 इंटू x2 निकालो। थोड़ा सा बता देता हूं मैं। x1 इंटू x2 निकालोगे, x1 इंटू x2, मान लो ये y इज इक्वल टू x1 इंटू x2 है, तो x1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा, एवरेज निकालना है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको लिखो 6 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो ये बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, ये बन Sin 2 जाएगा। अब omega इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमसे। Yes, समझ sir. में आया? तो इसका एवरेज निकालना है तो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक इसका इंटीग्रेशन होगा, और अपॉन में 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकालो, आंसर 0 आएगा। 0 आएगा इसका आंसर। कर लोगे इंटीग्रेशन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देन फिर से उस पर आ जाते हैं। सेक्शन जी में, सपोज दैट द रेडियस r एंड एरिया a ऑफ ए सर्कल आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टाइम t। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है विद टाइम t, मतलब t के साथ रेडियस और एरिया दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है? तो हमें इक्वेशन लिखाना है दैट रिलेट्स dA/dt टू dr/dt। तो इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या है, दोनों Pi टाइम r के square. साथ डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, dA/dt, Yes, sir. है ना? पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या होगा, 2r dr/dt, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या आंसर आया, 2 पाई r dr/dt, यही आंसर है, इनका रिलेशन यही है। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है। देन G2 क्या, सपोज दैट द रेडियस r एंड सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर ऑफ ए स्फीयर आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टाइम t। डिफरेंशिएबल फंक्शन है टाइम t के। राइट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स टू ds/dt टू dr/dt। सेम क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन आएगा ds/dt, और 4 पाई कांस्टेंट है r स्क्वायर का आएगा 2r dr/dt। तो क्या बन जाएगा ये, 4 इंटू 2 8 पाई r dr/dt। ये आंसर आ गया। लिखना नहीं है, सब सिंपल क्वेश्चन से सब, ये खुद को आना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, खुद से करो क्लास के बाद एक बार। जो टफ क्वेश्चन है वो लिखो बस। ये सब एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन है, सिंपल होती है एक्सरसाइज 1, तुम्हें पूरी आनी चाहिए वैसे तो। अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा। सारे क्वेश्चन ठीक से सोल्व करोगे, पूरी एक्सरसाइज 1 बहुत इजी होती है, ठीक है? देन y इज इक्वल टू 2u क्यूब इज इक्वल टू u इज, और हमें यहाँ पे एक y फंक्शन ऑफ u दिया है और u फंक्शन ऑफ x दिया है, हमें dy/dx पूछा है। तो y इज इक्वल टू 2u क्यूब, u की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dx इज इक्वल टू, चेन रूल लग जाएगा, पहले पावर सोल्व होगी, तो 3 आगे आ जाएगा, तो 6 इंटू 8x माइनस 1 स्क्वायर, ये बचेगा, फिर 8x माइनस 1 का इंटू 8, तो ये आएगा 48 इंटू 8x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये आया सबका आंसर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. I3 में क्या है, u की वैल्यू u की जगह पुट कर दो, तो 6 इंटू u की वैल्यू कितनी है, x की पावर 4/2 माइनस 9,
2 से 3 टाइम्स। अब डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू, ठीक है, ये सही वैल्यू पुट की ना मैंने? हाँ, तो 3 इंटू एक्स की पावर 4 का क्या होगा, 4x क्यूब, 9 का होगा 0, तो आंसर क्या आएगा 12x क्यूब। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. sir. और कोई डाउट बचा है? और हो गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 का मैं आज भेजूंगा, नेक्स्ट क्लास में करके लाना है, जितना हमने पढ़ा है वहां तक के क्वेश्चंस। समझ में आया सबको? सर B3 लास्ट डाउट सर। कौन सा? B3। B3, D3, फिर से बोलो एक बार। सर B फॉर बॉल, B3। B3 ये वाला? हाँ सर। नहीं सर, B3 ये थोड़ी है क्वेश्चन। तो फिर ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, सेक्शन बी। तो नहीं सर, B3 का तो D/3/2 माइनस द होल स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन, वो वाला क्वेश्चन है सर। सेक्शन बी में सर थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 है क्या? अच्छा, पार्ट 2 ये वाला। सर वो नहीं। पार्ट 2 देख के बोला करो, पार्ट 2 भी बोला करो, ठीक है। ओके सर। ये वाला। अब वैसे तो ये सब्स्टिट्यूशन से बोल रहे हैं, बट मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी करना बताया है, सब्स्टिट्यूट किए बिना भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलो सब्स्टिट्यूट से कर दो, तो 2 माइनस एक्स को t पुट कर दो। हाँ सर। समझ में आया? हाँ, हाँ सर। या फिर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को t पुट कर दो, ठीक है। यस सर। चलो 2 माइनस एक्स को t पुट कर देते हैं, वो ज्यादा इजी है। तो 2 का इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0, dx का, x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस dx, और ये हो जाएगा Yes, dt। समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 3/t², इसकी जगह t पुट कर देंगे और dx की जगह माइनस dt, ये बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन Yes, कर ही sir. लोगे। समझ Yes, में sir, आया? समझा सर। और हो गया? यस सर। है ना। ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर एंड पॉलीगन रूल हमने देख लिया था। नेक्स्ट इज रूल नंबर 2, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। सर हाँ बोलो। सर जैसे हम लोगों ने बोलो। ट्रायंगुलर रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने सबट्रैक्शन भी किया था, वैसे इसमें कुछ नहीं है पॉलीगन हाँ। रूल में। वैसे देखो, सब्ट्रैक्शन के लिए एक साथ बहुत सारे वेक्टर हो ना, एडिशन भी हो या सब्ट्रैक्शन भी हो, हम दो दो करके करते हैं। हाँ सर। दो ट्राइंगल रूल लगा के या पैरेललोग्राम रूल लगा के सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है और एडिशन भी हो जाता है। समझ में आया? सो दो दो वेक्टर निकाल के कर लेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ओके सर। दो दो का Yes, करके इजी होता है। समझ में आया? अब यस सर। मेन तो हमें ये रूल ही करना है यूज, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्राइंगल रूल भी इजी होता है, बट ज्यादा काम में यही लेंगे हम, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, इन दोनों को मुझे, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, और हमें रूल जो लगाना है वो लगाना है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से सुनना सब लोग। तो ट्राइंगुलर रूल में याद होगा सबको, हम ट्राइंगल बनाते थे, सक्सेसिव मैनर में पुट करते थे, एक वेक्टर का हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रख देते थे, और थर्ड साइड होती थी वो उनका एडिशन होती थी। इसमें हम बनाएंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम इसमें हम बनाएंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता पता है ना सबको, टोटल 4 साइड्स होती है और आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है।
आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इधर इधर की, मतलब दोनों दो साइड्स पैरेलल के फॉर्म में होती है। समझ में आया? तो अब हम Yes, इससे sir. पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना, हम टेल टू टेल रखेंगे। पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या रखेंगे वेक्टर्स को? टेल टू टेल। टेल टू टेल। तो इन दोनों से मुझे पैरेललोग्राम बनाना है। तो ए वेक्टर को मैं वैसा का वैसा ही रख रहा हूं, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं इसको समझने के लिए, डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। ये ए वेक्टर है मान लो, और बी वेक्टर इसकी टेल पर रख दिया। अब ये पैरेललोग्राम की दो साइड से, मुझे बताओ इनके बीच का एंगल ये होगा ना, थीटा। ये इनके बीच का एंगल है कि नहीं है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो भी ऐसे ही बताते हैं, एंगल बिटवीन टेल टू टेल, Yes, sir. है ना? Yes, sir. हाँ, अब इन दोनों के बीच का एंगल भी मुझे गिवन है थीटा। अब मुझे इनका पैरेललोग्राम बनाना है सबसे पहले। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे? मैं अगर इसी वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर भी रख दूं ऐसे, समझ में आया? और इस वेक्टर को शिफ्ट करके मैं यहाँ रख दूं पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल मैंने ये लाइन बनाई और इसके पैरेलल मैंने ये लाइन बनाई। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. तो ये पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया ना। ये आया समझ में? ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल भी क्या होगा? थीटा ही थीटा। होगा। मतलब ये एंगल भी बी वेक्टर के इक्वल होगा और ये एंगल भी ए वेक्टर के इक्वल होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल है तो, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। जब दोनों साइड्स पैरेलल होगी तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाते हैं आमने सामने के, होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. सर अब ये रूल क्या बोलता है कि जब आपने दो वेक्टर्स का ऐड करना है तो उन दोनों से मिलके, उन दोनों को टेल टू टेल मिला के पैरेललोग्राम बना लो। उस पैरेललोग्राम का डायगोनल, अब इसमें दो डायगोनल है, एक तो ये और एक ये। तो वो वाला डायगोनल जो उन दो वेक्टर्स के टेल टू टेल से निकलेगा, समझ में आया क्या? वो उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। वो उन दोनों का क्या होता है? Resultant. रिजल्टेंट। तो कौन सा वाला डायगोनल इसमें रिजल्टेंट होगा? ये वाला। तो ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, तो ये होगा रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. क्या Yes, समझ में आया? sir. अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक की डायगोनल की लेंथ निकालनी है, वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। और इसका डायरेक्शन निकालना है, मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकालना है अल्फा। मान लो एंगल है अल्फा, अल्फा इज द एंगल विद ए वेक्टर। तो डायरेक्शन मुझे अल्फा देगा, एंगल देगा, और मैग्नीट्यूड मुझे देगा डायगोनल की लेंथ, मतलब एरो की लेंथ। समझ में आया क्या? अब देखो डेरिवेशन करूंगा मैं इसका, इंपॉर्टेंट है कैसे इस डायगोनल की लेंथ हम निकालेंगे वो देखो। मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से मैंने, अभी लिखो मत पहले समझ लो, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा। ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। 90. समझ में आया? मुझे बताओ ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ना? होगा कि नहीं होगा? ये ए वेक्टर में Yes, इसको इधर sir. लिख देता हूं, ये ए वेक्टर है, ठीक है। ये एंगल थीटा ही होगा ना, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है, तो है ना। अब देखो इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? Yes, sir. और ये वाला ट्राइंगल देखो, क्या ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है? Yes, sir. हाँ। अब पहले ये छोटे वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाले ट्राइंगल को, ये इसका मैग्नीट्यूड है b, तो इसका मैग्नीट्यूड भी b होगा ना। कहां से कहां तक की? b इज द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर। इसकी लेंथ कितनी है? b। इसकी लेंथ है a, इसकी है b, है ना। तो इसकी भी b होगी ना, क्योंकि लेंथ तो सेम है दोनों की। होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया?
अब इस ट्राइंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूँ ताकि इजी रहेगा। मान लो ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है आर, और ये पॉइंट है सी। समझ में आया क्या? तो अब देखो इन ट्राइंगल ए सी आर, कौन सा वाला? छोटा ये वाला। वाला, छोटा वाला। इसमें देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आर BC सी, by RA, नहीं, आर सी अपॉन RC by RA, आर ए, ये होगा ना। परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है आरसी, तो आरसी कितना हो जाएगा? आर ए साइन थीटा। आर ए की वैल्यू कितनी है? बी। आर ए की जगह मैं बी लिख दूं तो आर सी कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। समझ में आया क्या? यस yes सर। sir, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? बी साइन थीटा। ऐसे ही कोस थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कोस थीटा होगा ए सी अपॉन आर ए या ए आर। तो ए सी अपॉन ए आर या आर ए कितना है? बी। तो ए सी कितना हो जाएगा? बी कोस cos थीटा। b थीटा। तो यहां से यहां तक की लेंथ ये कितनी आ गई? बी कोस B थीटा। cos theta, मतलब अगर ये बी है, अगर ये बी है तो ये बी कोस थीटा है और ये बी साइन थीटा है। समझ में आया क्या? यहाँ तक yes समझ sir, में आ यस गया? सर। मुझे तो ये निकालना है, मुझे अल्टीमेटली मेरा एम है ये लेंथ निकालना। तो मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ क्या? यस yes सर। sir, इस इसकी लेंथ का जो स्क्वायर होगा वो इसकी लेंथ के स्क्वायर प्लस इसकी लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? yes sir, यस सर। तो मुझे इस ये टोटल लेंथ अगर पता चाहिए तो वो होगी ये लेंथ प्लस ये लेंथ। इसलिए मैंने ये लेंथ पहले से निकाल ली, बी कोस थीटा। समझ में आया क्या? yes sir, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी ओ ए प्लस ए सी। तो ओ ए तो है ए के इक्वल, ए सी है A बी plus कोस B थीटा के cos इक्वल। theta, तो लेंथ आ गई ये वाली मेरे पास। समझ में आया? यस और ये सर। लेंथ भी मैंने पहले निकाल ली, बी साइन थीटा, यहाँ पर ये वाली लेंथ। तो मैं इन ट्राइंगल, अगली स्टेप तुम्हें समझ में आ गई होगी खुद से। मैं क्या करने वाला हूँ, इन ट्राइंगल बड़ा वाला कौन सा है? ओ सी आर। मैं क्या लिखने वाला हूँ बताओ? ओ आर का और स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी OC का square स्क्वायर plus प्लस RC square, आर सी स्क्वायर। सी आर। हाँ यस, ऐसे लिखने वाला हूँ। ओ आर का स्क्वायर इज, इसका रिजल्टेंट को मैंने नाम दिया, ये आर वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा आर। yes sir, समझ में आया? तो आर होगा ये। समझ में आया? तो आर उसका स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, और ओसी का स्क्वायर, ओसी कितना है? ये AB यहां से plus यहां B तक, cos theta, ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। समझ में आया सबको? yes यस sir, सर। प्लस सी आर कितना है? परपेंडिकुलर बी साइन थीटा का स्क्वायर। समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आ यस गया? सर। यस सर। yes sir, एक सेकेंड रुको। थोड़ा छोटा लिखा, ठीक है। सो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। फर्स्ट समझ में आया क्या? इसका स्क्वायर समझ में आ गया ना? yes sir, प्लस ये क्या बनेगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना? अब ध्यान से देखो, ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में मैं बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन One. स्क्वायर। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। समझ में आया क्या? yes sir, आया यस समझ सर। में? हाँ, तो यहाँ पर देखो अगली स्टेप क्या होगी? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस इधर ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस ये बचेगा 2ab कोस थीटा। समझ में आया क्या? तो आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ, दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। समझ में आया क्या? तो अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है तो उनका रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकलता है।
आया समझ में? Yes, sir. हाँ, अब देखो ट्रायंगल रूल में भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ध्यान से देखो इधर, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ना? ये भी तो बी वेक्टर है, क्योंकि मैंने बोला था दो वेक्टर जो पैरेलल हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, वो इक्वल ही तो होते हैं। समझ में आया क्या? तो ये भी तो बी वेक्टर है। तो अगर मैं ट्रायंगल रूल यहाँ पे लगाऊं तो फिर इसको भूल जाओ, तुम इसको भूल जाओ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये उनका रिजल्टेंट, यही तो पढ़ा था हमने ट्रायंगल रूल में। समझ में आया क्या? यस सर। दोनों एक ही Yes, रूल sir. है। ए वेक्टर, ये जैसे ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो बी वेक्टर को मैं यहाँ रख दूंगा, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दो साइड बन गई। तो तीसरी साइड ये वही तो आ रही है जो इसमें डायगोनल बोल रहे हैं, इसमें हम पैरेललोग्राम रूल में इसको डायगोनल बोलते हैं और ट्रायंगुलर रूल में थर्ड साइड बोलते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। नाम अलग अलग है, चीज वही है। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल में क्या बोलते हैं? डायगोनल, और ट्रायंगल रूल में क्या बोलते हैं? थर्ड साइड। समझ में आया क्या? थर्ड साइड। दोनों सेम है। तो उसमें भी यही फॉर्मूला, ऐसा नहीं उसका फॉर्मूला अलग से निकालेंगे, उसका डेरिवेशन भी यही है। समझ में आया? इसलिए मैंने एक जगह बता दिया, वहां बताता तो भी ये आंसर आता, यहाँ बताऊंगा तो भी ये आंसर है। तो दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल है थीटा, तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला समझ लो कि हर क्वेश्चन में काम में आने वाला है फिजिक्स में। वेक्टर को सोल्व करने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला आ गया। आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। समझ में Yes, आया sir. क्या? Yes. हाँ हाँ। अब देखो, अब मुझे अल्फा निकालना है, डायरेक्शन मैंने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब मुझे अल्फा निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का फिर से बता देता हूँ। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मान लो क्या दो वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए आपको। तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा में ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो और थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा क्या होता है? एंगल ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसलिए तो मैंने पहले सिखा दिया कि एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का। जब तक आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना नहीं आएगा तो ये फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट करोगे? थीटा की जगह। समझ में आया? Yes, है ना? sir. तो किसी को लग रहा है 60 डिग्री, बट एक्चुअल में एंगल है 120 डिग्री, तो कोई गलती से 60 डिग्री पुट कर देगा तो गलत आंसर आएगा। समझ में आया क्या? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 60 है या 120, वो मैंने पहले सिखा दिया एंगल कैसे निकालते हैं। वो एंगल यहाँ पुट करना है, ठीक है। और कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी आती है, 120 डिग्री तो कोस 120 में ट्रिग्नोमेट्री इसलिए हमने पहले से सीख ली। समझ में आएगा? हर चीज काम में आती है पुरानी। कोई भी एंगल यहाँ पुट करेंगे तो उसकी कोस की वैल्यू निकालना, फॉर्मूले वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री, सारे कंसेप्ट हमने सीख लिए ना पहले से। समझ में आया क्या? वेक्टर पढ़ने से पहले। हाँ, आया समझ में? Yes, sir. हाँ। अब ये एंगल निकालना है अल्फा, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, इसलिए पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। जितना हमें काम में आता है वो ट्रिग्नोमेट्री हमने पहले ही पढ़ ली है। समझ में आया? तो अब वापस से ये एंगल देखो, इस ट्राइंगल में ये एंगल, अगर मैं tan वाला फॉर्मूला लगाऊं तो tan अल्फा इस ट्राइंगल में वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना tan अल्फा। समझ में आया क्या? tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे थीटा की जगह ये एंगल को क्या बोला? अल्फा। तो फिर से देखो, इन ट्राइंगल, फिर से वही लिख रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल OCR, tan अल्फा क्या है? CR अपॉन RC by OC OC, है ना? CR कितना है? B sin थीटा अपॉन OC कितना है? A प्लस B cos A थीटा। plus B cos theta। तो अल्फा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। समझ में आया? आया समझ में? तो ये Yes, अल्फा sir. का फॉर्मूला tan Yes, sir. इनवर्स, हो सकता है तुम्हें लग रहा होगा tan इनवर्स क्या होता है, तो हम क्वेश्चन करेंगे तो कुछ नहीं है, इजी है वो क्वेश्चन करते करते तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखो इसको। समझ में आया सबको डेरिवेशन? ये आपके स्कूल के, कॉलेज के बोर्ड एग्जाम में भी डेरिवेशन आ सकता है। हाँ बोलो। सर फिर ये दो से ज्यादा अगर वेक्टर्स हो गए तो उसके लिए यूज कर सकते हैं?
हाँ, जैसे दो, मान लो तीसरा वेक्टर है, मान लो तीसरा वेक्टर है ऐसे, ये तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर, तो पहले तो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो उससे ये वेक्टर आया, है ना। अब इसको और इसको ऐड करूंगा तो इनसे एक पैरेललोग्राम बना दूंगा ऐसे, समझ में आया, तो उससे ये वेक्टर आ sir. जाएगा फाइनल। आया समझ में, इसकी टेंशन मत लो, वैसे तो 2 वेक्टर में काम हो जाता है, बट सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. इसमें ये भी याद रखना है कि जो अल्फा एंगल आया है ये विद ए वेक्टर है, किसके साथ एंगल है, ए और बी में किसके साथ एंगल निकाला है मैंने, ए के साथ, तो ए के साथ निकाला है तो ऐसे याद रखना है, ए के साथ एंगल है तो ऊपर बी आता है, समझ में आया, और बी के साथ निकालेंगे तो ऊपर ए आएगा, आएगा समझ में, ठीक है। ए के साथ एंगल निकाला है तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पर, अगर ये ए के साथ एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये बी का कंपोनेंट है, बी साइन थीटा, यस अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, समझ में आया। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, जैसे केस फर्स्ट, अगर 2 वेक्टर हो हमारे पास जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, थीटा कितना हुआ दोनों के बीच में, थीटा कैसे निकालते, टेल टू टेल ज्वाइन कर लो, तो अगर इसको मैं टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा तो देखो 0 एंगल आएगा, टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा तो आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा कितना पुट करेंगे 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो ये क्या बनेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ में आया क्या, यस Yes, सर। sir. अंदर होल स्क्वायर है बाहर अंडर रूट है, तो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो r इज इक्वल टू कितना आया, ए प्लस बी। हाँ, तो जब थीटा 0 हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपल, पहले से ही पता होगा, है तो आपको, अगर 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम, और इस केस में अल्फा भी 0 डिग्री आएगा, अल्फा भी क्या आएगा 0 डिग्री, चाहो तो इस 0। फॉर्मूले में थीटा की जगह 0 पुट करो, चलो कर ही लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर तुम्हें टेन इनवर्स से अभी समझ में कम आ रहा है तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रख लो, टेन अल्फा वाला, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बी साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 0 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कोस 0 डिग्री, तो साइन 0 0 होता है, तो 0 अपॉन में ए 0 आएगा, तो टेन अल्फा 0 कब होगा, जब अल्फा 0 डिग्री होगा, समझ में आया क्या, Yes, sir. हाँ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई 0 डिग्री, मतलब इनका रिजल्टेंट भी किधर है, इनका रिजल्टेंट जो है वो होगा a प्लस बी, ये रिजल्टेंट है, r इज इक्वल टू a प्लस बी, समझ में आया, उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट भी, 2 वेक्टर जिस तरफ होंगे एक ही तरफ है तो रिजल्टेंट भी उधर ही होगा ना, समझ में आया, Yes, sir. हाँ हाँ, केस 2 देखो, अगर थीटा हो 180 डिग्री, मतलब ए वेक्टर हो जैसे मान लो इधर और बी वेक्टर हो इधर, ए इधर और बी इधर, तो थीटा कितना हुआ, टेल टू टेल 180। रखोगे तो थीटा कितना आएगा 180 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस
180 डिग्री। समझ में आया? यस सर। आया समझ Yes, में? sir. cos 180 कितना होता है? -1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन जाएगा ये। तो क्या बनेगा ये? a minus b the whole square। a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? A A minus minus B। B. ये आएगा, है ना? अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का रिजल्टेंट a माइनस बी भी आ सकता है और b माइनस ए भी तो आ सकता है। जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा वाला। समझ में आया क्या? अरे माइनस का स्क्वायर करोगे, माइनस कॉमन निकाल के, तो वो तो प्लस ही हो जाएगा ना। Yes, sir. एक वेक्टर इधर है, एक दूसरा इधर है, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? जिस तरफ बड़ा वाला है, जिस तरफ बड़ा मैग्नीट्यूड है उधर आएगा ना रिजल्टेंट। जैसे इस केस में इस तरफ बड़ा है तो रिजल्टेंट आएगा a माइनस बी। अगर b बड़ा होता तो b माइनस ए आता। तो अभी रिजल्टेंट कितना आएगा? छोटा सा आएगा। कितना आएगा? b माइनस ए, सॉरी a माइनस बी। कम हो गया रिजल्टेंट की वैल्यू। आया क्या समझ में? यस सर। अगर दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगाओगे तो रिजल्टेंट, ये देखो ये मैक्सिमम का केस है। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट हो जाता है मैक्सिमम। समझ में आया? और जब थीटा इक्वल, ये मिनिमम का केस है। जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट हो जाता है मिनिमम। मतलब दो वेक्टर है ए और बी, उनको ऐड करना है तो इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है और इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। समझ में आया क्या? इससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है और इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हमसे पूछा कि दो वेक्टर है, दोनों का मैक्सिमम ऐड करो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी और मिनिमम कितनी आएगी? तो मैक्सिमम आएगी a प्लस बी और मिनिमम आएगी a माइनस बी। समझ में आया क्या? हाँ। और ये भी पूछा जाए कि कब मैक्सिमम आएगी, Yes, कब sir. मिनिमम आएगी, तो आंसर देना है 0 डिग्री पर मैक्सिमम आएगी और 180 डिग्री पे मिनिमम आएगी। समझ में आया? Yes, sir. लिखो यहाँ तक, मैं Yes, केस sir. 3 बताता हूँ। केस 3 अगर मान लो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है? तो 90 डिग्री के केस में जैसे मान लो ए वेक्टर है ऐसे और बी वेक्टर है जैसे मान लो ऐसे, ठीक है? तो इस केस में क्या करेंगे? जैसे एक बार मैं पैरेललोग्राम बना के दिखाता हूँ तुम्हें। तो ए वेक्टर की टेल पर बी वेक्टर रख देंगे, ये बी वेक्टर रख दिया मैंने। अब इसका जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका रिजल्टेंट आएगा ये आर, आर वेक्टर, और डायरेक्शन आएगी ये अल्फा। समझ में आया? तो आर कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। कोस 90 क्या होता है? 0। कोस 90 क्या होता है? 0 0। होता है ना। तो क्या आंसर आया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया इसका आंसर। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम पैरेललोग्राम यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखो ये एंगल 90 डिग्री है ना, और इसकी वैल्यू b है, Yes, sir. इसकी वैल्यू a है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? Yes, और sir. Yes, अल्फा की sir. वैल्यू क्या होगी? 10 अल्फा। क्या होगा यहाँ पर? यहीं से निकल जाएगी डायरेक्ट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। B by A। तो क्या आएगा? b बाई ए। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. हाँ। अब देखो इसके साथ ही सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं इस रूल से। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा।
मुझे निकालना है फाइंड a माइनस बी। तो मैंने तुम्हें बताया था सब्ट्रैक्शन के लिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि a प्लस ऑफ माइनस बी, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं। समझ में आया क्या? यस ऐसे सर। भी लिख सकता हूँ ना। तो मान लो इनका रिजल्टेंट ये है a प्लस ऑफ माइनस बी, मुझे सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो a में मुझे किसको ऐड करना है, b को या माइनस b को? माइनस बी। माइनस b। तो डायग्राम बना लो, ये a वेक्टर है, b वेक्टर इधर था, है ना? तो माइनस b वेक्टर किधर होगा, उसके जस्ट अपोजिट। समझ में आया क्या? ये माइनस b वेक्टर। तो इनका जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका रिजल्टेंट ये आएगा ना। समझ में आया क्या? ये आएगा माइनस वाला, प्लस वाला तो यहाँ ऐसा आना था, माइनस वाला ऐसा आएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए तुम्हें बताया। अब देखो, अगर हमें क्वेश्चन में ये बी वेक्टर है, अगर हमें एंगल दिया है ये वाला एंगल ए और बी के बीच में, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है इसमें थीटा पुट करूंगा या ये वाला एंगल पुट करूंगा या फिर ये वाला, कौन सा एंगल पुट करूंगा? ये पुट करूंगा ना। मैं एडिशन किसका कर रहा हूं, जो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है ना फॉर्मूला। इसमें थीटा कौन सा होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर। टू वेक्टर्स जिनको हमें ऐड करना है, जिनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यस तो यहाँ पर एडिशन किसका कर रहे हैं हम, ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। तो इनके बीच का एंगल तो ये वाला होगा ना, 180 माइनस थीटा, ये वाला। समझ में आया क्या? हाँ, यस आया सर। समझ में? तो यहाँ पर थीटा की जगह थीटा पुट करोगे या 180 माइनस थीटा पुट करोगे? 180 माइनस 3। हाँ, मैं तुम्हें कुछ नया रूल थोड़ा ना बता रहा हूँ, वही एडिशन वाले तरीके से ही सब्सट्रैक्शन निकालना बता रहा हूँ। बस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा पुट करना है, या फिर वो एंगल पुट करना है जिनको हमें ऐड करना है। अगर ए और बी को ऐड करना होता, ए और बी को ऐड करना होता तो ये एंगल पुट करता, ए और माइनस बी को ऐड करना है तो ये वाला एंगल पुट करूंगा। तो सब्सट्रैक्शन में मुझे क्या ऐड करना है, ए और माइनस बी। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यस। तो यहाँ पर इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा। अब कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। समझ में आया? तो चाहो तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। समझ में आया क्या? अगर तुम माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो फिर थीटा यही वाला पुट करोगे, यही वाला ए और बी वाला। समझ में आया क्या? ऐसा नहीं कि तुमने माइनस वाला फॉर्मूला यूज लगा दिया और यहाँ पर भी फिर यही वाला एंगल पुट कर दिया, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा फिर। समझ में आया? यस सर। अगर तुम डायरेक्ट तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं माइनस वाला फॉर्मूला याद रख लेता हूँ सब्सट्रैक्शन में, तो फिर अगर माइनस वाला फॉर्मूला याद रख, जैसे एडिशन में प्लस वाला फॉर्मूला याद है, वैसे सब्ट्रैक्शन में अगर माइनस वाला फॉर्मूला याद रखने का सोच रहे हो तो फिर थीटा ये वाला ही रखना है। समझ में आया? ए और बी के बीच का। वरना तुम यहाँ माइनस भी लगा दोगे और फिर यहाँ पर फिर 180 माइनस थीटा भी पुट कर दोगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, डबल धमाका। समझ में आया क्या? हाँ, यस तो मैं तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तुम तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, ये वाला। चाहे प्लस करना हो या माइनस, एक फॉर्मूले से दोनों हो जाते हैं। समझ में आया क्या? हाँ, प्लस करना है तो ये वाला एंगल पुट कर देंगे, ये वाला, और माइनस करना है तो ये वाला एंगल पुट कर देंगे, ये वाला। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में?
Yes, तो sir. इसलिए मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। Yeah. वो फॉर्मूला इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। समझ में आया? मैंने एंगल की जगह ये पुट कर दिया बस। प्लस करना आता है मैं तो फिर दूसरा फॉर्मूला क्यों याद रखना है? प्लस करके कर लो ना। समझ में आया? लिखो यस सर। क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे।